अब मैं यहाँ पर इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग के बारे में बात करूँगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स एनोड, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट मीन कैथोड। हम इन दोनों चीज़ों से उसको कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन एनोड पर होगी उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और एनोड जो है उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रही है वो कंप्लीट सेल की रिएक्शन नहीं है। वो सेल उसमें क्या कर रहा है, वो हाफ रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, मतलब उस पर आधी रिएक्शन हो रही है, क्योंकि सेल ने पूरा हम कंप्लीट स्टडी नहीं किया है। ये एक पार्ट है और एनोड का एक पार्ट है और कैथोड का एक पार्ट है। तो इसलिए जो सिर्फ एनोड की रिएक्शन होगी वो हाफ रिएक्शन बोली जाएगी, और सिर्फ कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो हाफ रिएक्शन बोली जाएगी। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इन दोनों की जो रिएक्शन हो जाएगी वो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है कैथोड पे वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोली जाती है, और जो रिएक्शन है एनोड की उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और जब दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है। जब हम रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड जो है जिस पर क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हमने एनोड का नाम दिया, और इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको हमने कैथोड का नाम दिया। अब एनोड की जो रिएक्शन है अगर हम स्टडी करें, यहाँ देखो पिक्चर में अगर हम कंसीडर करते हैं ये मेटल की रोड है। इस मेटल की रोड पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ये वोलेटिक सेल है, और इस वोलेटिक सेल से जैसे ही इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करना स्टार्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मेटल की रोड पर जिंक पर यानी कि एनोड पर जिंक की मेटल से एटम जो हैं वो निकलना बाहर हो जाते हैं। एटम एनोड पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण मेटल की रोड से दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल की रोड से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इसमें पिक्चर में पूरा क्लियर दिख रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ट्रांसफ़र होते हुए ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे जिंक की रोड से, तो जिंक की रोड से एक आयन बाहर निकलेगा Zn2 पॉजिटिव। वो Zn2 पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो जिंक सल्फेट था उसको ब्रेक कर देगा। जो इसके अंदर हमारा क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है, जो हमारा सोल्ट है इसके अंदर बीकर के अंदर जिंक सल्फेट, उसको ब्रेक कर देता है, और यहाँ पर हमारे Zn2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरी तरफ ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पर एक रिएक्शन बनेगी जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। Zn गिव राइज टू, जो Zn हमारा कैसे आएगा, यहाँ पर ये रिएक्शन इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो Zn से क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र होके कॉपर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर कॉपर जो आयन था, कॉपर यहाँ पर किस में ब्रेक हो रहा था, कॉपर सल्फेट हमारा ब्रेक हो जाता है Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिसिटी हमने ट्रांसफ़र की थी तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होते ही वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, और उसी वजह से जो ये सोल्ट होता है जिसमें ये डिप किया जाता है वो आपस में ब्रेक हो जाता है। जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव में ब्रेक होता है और SO4 2 नेगेटिव में, और यहाँ पर जो कॉपर ब्रेक होता है वो Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इस सॉल्यूशन से जो हमें कॉपर के आयन मिले, वो दोनों आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो जाते हैं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स का इस कॉपर की रोड पर जमा होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो एक मोमेंट ऐसी आती है कि जो ये जिंक की रोड है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का सिर्फ लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिंक की रोड और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना नहीं चाहेगी, क्योंकि आपने क्या किया, इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो उसके बाद जिंक पर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे वो उनको जाने नहीं देंगे, और ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। और इसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए जब जिंक की क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहने से बार बार जिंक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जिंक पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से वो और आगे फर्दर रिएक्शन क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और आगे रिएक्शन नहीं करते। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि भी रिएक्शन स्टॉप ना हो,
सेल वर्किंग करना कम ना करे, हम सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सोल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब्ड होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। सोल्ट ब्रिज के मेन दो फंक्शन होते हैं, एक तो वो सेल को कंप्लीट करता है, कनेक्शन बना के रखता है, दूसरा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अगर हम सोल्ट ब्रिज को ऐसे यूज़ नहीं करेंगे तो ये सेल भी कंप्लीट नहीं माना जाता। आप यहाँ देखो, जो मैंने भी वर्किंग बताई, जो पूरा उसमें दो एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और करंट आपको पता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करेगा। लेफ्ट बीकर यानी कि ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक का होगा और Z2 आयन प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह अगर हम राइट बीकर की बात करें तो उसमें कॉपर आयन से कॉपर में चेंज होंगे और सल्फेट आयन की एक्सेस बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस टाइम पर हमारा साल्ट ब्लीच क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सर्किट को कंप्लीट करेगा। और यही जो हमने क्या कहते हैं करेंगे, जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगा तो कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट से कॉपर है वो कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू हो जाएगा, मतलब कॉपर की रोड का वेट इंक्रीज़ हो जाएगा और जिंक की रोड का वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। ये दोनों प्रोसेस बस चलेंगे, और इन्हीं कॉपर के वेट के इंक्रीज़ करने के कारण और जिंक के डिक्रीज़ करने के कारण आप लोगों ने 12th में फेराडे लॉ पढ़ा था, लेकिन आपके यहाँ पर अभी वो फेराडे लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जब ये प्रोसेस होगा तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर की रोड पर सबमिट होना शुरू हो जाता है, जिससे वेट जो है कॉपर की रोड का इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक की रोड से, जिंक के 2 रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जिंक के आयन बाहर आते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ से मेटल को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिंक की रोड का वेट घटता है और कॉपर की उसका मेटल का वेट इंक्रीज़ करता है। जब ये सारा प्रोसेस होता है तो यहाँ पर ये डेनियल सेल की मैंने एक दी हुई है। जो डेनियल सेल है उसमें सोल्ट ब्रिज जो होता है वो सल्फेट आयंस को माइग्रेट करता है, कॉपर सल्फेट टू जिंक सल्फेट। ये एक आप देख सकते हो, आपको मैंने वहाँ पिक्चराइजेशन दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो स्लाइड में मैंने जो डेनियल सेल कह सकते हो यूज़ किए हुए हैं वो ओरिजिनल जो हमारे आज के टाइम पर चलते हैं उनकी वे में है, और यहाँ पर ये एक ही उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह का जो यहाँ पर इसकी पिक्चराइजेशन है, एक बीकर है और एक और दूसरा बीकर क्या, यहाँ हमने सोल्ट ब्रिज के थ्रू इसको कनेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इसको क्या करता है, डेनियल सेल को कंप्लीट करता है। सोल्ट ब्रिज की अगर मैं बात करूं, एक बात याद रखना, डेनियल सेल और जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने सोल्ट ब्रिज को यूज़ किया था, लेकिन डेनियल सेल में हम सोल्ट ब्रिज को यूज़ नहीं करते। इसमें देखो मैंने साफ लिखा हुआ है, सेल की फॉर्म है जिसमें सोल्ट ब्रिज को रिप्लेस कर दिया गया है पोरस पोर्ट के थ्रू। यहाँ पर हमने जो क्या कहते हैं, कॉपर की रोड को जिस बीकर में रखा हुआ है वो बीकर कैसा है, पोरस है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। सल्फेट आयंस का क्या कर सकते हैं, उसमें से आयंस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी वजह से डेनियल सेल में हम सोल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही यूज़ होता है। डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक दूसरे से डिफरेंट है। अब सोल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या है, क्यों होता है, सोल्ट ब्रिज एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl अगर सॉल्यूशन इस तरह के यूज़ किए जाते हैं सॉल्यूशन, और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो अगर हम सोल्ट ब्रिज प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो कैटायन और एनायन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन और एनायन होंगे, मतलब जो KCl है अगर हम इसको ब्रेक करें तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, यानी K पॉजिटिव हमारा कैटायन है और Cl नेगेटिव हमारा एनायन है। तो जो KCl की मूवमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो मूवमेंट है वो सेम होगी, इतने ही कैटायन हमारे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ मूव करेंगे और इतने ही एनायन जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ मूव करेंगे, दोनों की मूवमेंट सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट के वो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं करेंगे, कोई भी एक अलग से कह सकते हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे, कोई और उसमें सोल्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, जो यूज़ किया जाता है, वो हमेशा सॉल्यूशन सेचुरेटेड होगा, अगर जेली जो भी है वो क्या करते हैं, मिक्सिंग होने से प्रिपेयर करता है। इसके मेन 2 फंक्शंस होते हैं, एक तो सेल को इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा जो इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन है, 2 हाफ जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको रिएक्शन को कंप्लीट करने में सर्किट को कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
नेक्स्ट फर्स्ट हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ चुके हैं। जो सेकंड हमारा सेल है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, हमने जब पढ़ा था उसमें था केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, लेकिन हमारे पास ऐसे सेल भी होते हैं जो इसके रिवर्स काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अब इसका एग्जांपल तुम देख सकते हो। अगर मैं बात करूं, आप लोगों सबके घरों में इन्वर्टर है। इन्वर्टर की अगर हम बात करते हैं, जब इन्वर्टर चार्ज हो जाता है तो वहाँ पर उसमें वो केमिकल्स की जो अब चार्ज है पूरा, आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो जो केमिकल्स हैं उस बैटरी के अंदर, जो इन्वर्टर की बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के तौर पर एक्ट कर रहा है। अब दूसरा, जब आप क्या करते हो, जब आप इन्वर्टर को यूज़ नहीं कर रहे हो तो तब वो चार्ज हो रहा होता है। जब चार्ज हो रहा होता है तो क्या होता है, आप उसको एक मेन स्विच से जो लाइट है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो वो हाथ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिल रही है वो उसको क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है। तो इसका मतलब आपके घर में जो इन्वर्टर है वो दोनों तरीके से एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सेल की तरह भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी। वो एक अच्छा एग्जांपल है जो दोनों को एक्सप्लेन करता है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के साथ अगर हम इसमें बात करें तो जो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो इसमें आपको एक और कन्फर्मेशन है कि जो इन्वर्टर यूज़ हो रहा है वो एक्वस सॉल्यूशन। आप सभी को पता है कि जो इन्वर्टर होता है उसमें पानी डलता है, और इसमें भी बोला गया एक्वस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस है तो इसका मतलब वहाँ पर वाटर कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर हुआ होगा। जो एक्वस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप की जाती हैं, और जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो कैटायन है, कैटायन क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैटायन कैथोड की तरफ मूव करने का मतलब क्या है, कैथोड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और एनायन कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ। इसका मतलब एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पिछले उसमें हमने पढ़ा था तो कैसा था, एनोड पे कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है, कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। कैटायन पॉजिटिव चार्ज करता है और वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव जब मूव करेगा तो किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब कैथोड कैसा चार्ज कैरी करेगी, नेगेटिव। इसका मतलब ये ध्यान में रखना, आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है। जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो आपका हमेशा क्या होता है, एनोड, और जिस पर रिडक्शन होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, कैथोड। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग उन दोनों को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर मैं इसकी अगर वर्किंग समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन ली हुई है। हमने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के बीच में ही हमने क्या किया, एक पोरस स्क्रीन डाली है, जिसमें पोरस स्क्रीन को एक क्या कहते हैं, नेट के फॉर्म में ले सकते हो, कोई भी एक पार्टिकल, जिसमें से कोई भी एक पर्चमेंट पेपर ले सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हो आयंस मूव कर सकते हैं। और दो हमने रोड ली हैं, एक एनोड का काम करेगी और एक कैथोड का काम करेगी। जो एनोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं, और कैथोड पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने अभी बताया एनोड पे कैसा होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिर्फ आपको ये देखना है कि एनोड पे यहाँ पर देखो कैथोड नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है और ये प्लस है, और एनोड कैसा चार्ज कैरी है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। अब जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, हमने क्या किया, दो रोड ले ली, एक क्लोरीन की और एक सोडियम की। एक तरफ हमने क्लोरीन की मेटल ली है और एक तरफ हमने सोडियम की मेटल ली है। जो हमने ये मेटल्स ली हैं उनको NaCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जब हमने NaCl के सॉल्यूशन में डिप किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो वहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट कर दिया। और जब रिएक्शन हो रही है तो जो ये हमारी मेटल की एनोड है, मतलब जो ये रोड है, क्लोरीन जो है गैस, इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन आयन से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, और वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होके क्या कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भी इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज करते हैं, इसकी एक मतलब कंडीशन होती है। जब आप क्या करते हो, जितना आपके सेल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका सेल है वो एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होती है जिस पर वो एक्ट करता है। अगर आप उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज़्यादा देते हैं तो वो रिवर्स में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल से कम देते हैं तो वो जैसा था वो वैसे ही काम करता है, और उतनी ही देते हैं तो वो स्टॉप कर जाता है। अगर मान लो आपकी ई की वैल्यू जो है 1.1 वोल्ट होती है तो सेल स्टॉप कर जाएगा। अगर आपने उससे कम दी तो वो जिस डायरेक्शन में उससे वो एक्ट करना चाहिए, मतलब उसकी अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहेगी।
लेकिन अगर आपने उस 1.1 वोल्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा प्रोवाइड की तो वो अपोजिट हो जाएगी। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे थे वो कैसे मूव करने लगेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये कंडीशन वहाँ पर मेंशन होना अपने याद रखना बहुत ज़रूरी है। एनोड जो है यहाँ से क्या कर रहा है, क्लोरीन के एटम से क्या कर रहे हैं, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, दो क्लोरीन के एटम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। तो क्लोरीन के एटम जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, रिलीज़ करने वाला जो यहाँ पे मोल्टन आयरन NaCl था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने पर वो NaCl ब्रेक हो जाता है, Na पे पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। और ये दो क्लोरीन के एटम जब आपस में आते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देते हैं और क्लोरीन गैस में चेंज होता है। ये ग्रीन बबल्स के रूप में क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, Na की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम मेटल की तरफ आए, उन्होंने उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सोडियम के आयंस ने गेन किया और सोडियम के एटम में चेंज हो गए। दो सोडियम के एटम में दो इलेक्ट्रॉन लिए और सोडियम एटम में सोडियम उसमें क्या कहते हैं, एटम में चेंज हो गए। ये दोनों ये क्लोरीन गैस फॉर्म में आ रही है और जो सोडियम है वो मेटल के लिक्विड फॉर्म में, ये देखो यहाँ पे ग्रीन जो ग्रेइश जो फॉर्म है वो मेटल के फॉर्म में आ रही है और ग्रीनिश जो है क्लोरीन गैस की फॉर्म में आ रही है। ये हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ये यहाँ पर मैंने एक जो जनरल यूज़ किया हुआ है पैटर्न दिखा रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। ये हमने क्या किया, हमारा वोल्ट मीटर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये मेज़र कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोवाइड किया और कितना नहीं। यहाँ पर तो हमने अलग अलग क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोड यूज़ की हुई है। जो ये ग्रीन ब्लैक जिसे कंबाइन किया हुआ है, ये आपकी ब्लैक, ये जो ब्लैक जिसे हमने वायर है, ये वाली हमारी मेटल की रोड है, यानी कि सोडियम की रोड है। और जो ग्रीन वाली है ये हमारी क्लोरीन की है। जब हम इसमें रिएक्शंस करते हैं तो हमारी ये क्या करते हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिखा रहे हैं। कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो कॉपर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। कॉपर के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, आपने प्योर और इम्प्योर कॉपर को, मतलब आपको एक इम्प्योर कॉपर दी गई है और उस इम्प्योर कॉपर को प्योर में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक प्योर ले लेते हैं। जो आपकी प्योर है वहाँ से अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्योर के ऊपर क्या होगा, आपका मेटल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इम्प्योर है उससे मेटल क्या होगी, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। जो प्रोसेस अभी हमने पीछे पढ़े थे वो सारे के सारे हो जाएंगे। ये जनरली हमारा इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोला जाता है। अब मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट डिफरेंस तो वही है, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, एनोड पर जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो प्रोसेस उल्टा था, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था। और हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने आप, जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने उस चार्ज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इसका मतलब कैसा है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें दो सेपरेट बीकर की ज़रूरत है, जिसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सोल्ट ब्रिज के थ्रू। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, जो दोनों इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना पड़ता है। इसमें डिफरेंट में डिप करते हैं और इसमें सेम पे डिप करते हैं। इसमें एनोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो माइग्रेशन है इलेक्ट्रॉन का, वो एनोड टू कैथोड होता है एक्सटर्नल सर्किट में। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो उसमें क्या होगा, इसके रिवर्स हो जाएगा, कैथोड टू एनोड होगा। इसमें एनोड टू कैथोड और इसमें कैथोड टू एनोड। नेक्स्ट जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, आपके जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराया था ये एग्जाम्पल में, इस वाली इसमें देखो, ये वाले स्लाइड में, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जेड एंड जिंक, फिर एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, फिर जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, फिर डबल लाइन है, फिर कॉपर सल्फेट, फिर सिंगल लाइन है, फिर कॉपर। ये जो होती है इसी को हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सेल रिप्रेजेंट को करने के लिए एक रूल है जो है इसमें, फर्स्ट जो होता है हमारा RROL से याद रख सकते हो आप, रिडक्शन राइट, ऑक्सीडेशन लेफ्ट। मतलब हमें जो रिडक्शन की इक्वेशंस हैं, मतलब जो रिडक्शन के अंदर चेंजेस आए हैं वो हमें राइट साइड लिखने हैं और जो ऑक्सीडेशन है उसको हमें लेफ़्ट साइड लिखना है।
सबसे पहले आपको रिडक्शन की रिएक्शन कौन सी हो रही है वो फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीडेशन कौन सा हो रहा है वो, मतलब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है वो फाइंड आउट करना है। ये याद रख लेना। यहाँ पर मैंने ये इसको प्रेजेंटेशन को दिखा हुआ है, देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज, लेफ्ट साइड एनोड हो रहा है ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज, राइट साइड की बात करूँ तो कैथोड है, रिडक्शन है और पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जनरल इक्वेशन करने के लिए, तो हमारी जैसे जिंक ने क्या किया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। जिंक क्या करता है, चेंज होता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम उस इक्वेशन को देखें तो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन बनती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Zn गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर क्या करता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। अब सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ें लिखनी है, जैसे उसमें मैंने बताया था रिडक्शन राइट और ऑक्सीडेशन लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड है हमारी, लेफ्ट साइड हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेटल को रिप्रेजेंट करना है। मेटल को किस में डिप किया गया था, मेटल को करते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट लाइन सिर्फ एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं इसका मतलब होता है किस में इसको डिप किया गया था, मतलब सोल्ट कौन सा था जिसमें उसको डिप करते हैं। तो जिंक को हमने डिप किया जिंक सल्फेट में, और उन दोनों को हम क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का डबल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का होता है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिडक्शन हो रहा था वो रिडक्शन करने के लिए हमने सोल्ट कौन सा यूज़ किया था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया था जिसमें मेटल को डिप किया गया था, वो था कॉपर सल्फेट। और हमने मेटल कौन सी ली थी, कॉपर। तो वही एक लगाकर फिर कॉपर यूज़ करते हैं। इसको हम आयंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऊपर हमने सोल्ट की फॉर्म में लिखा था, नीचे आयन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो हमारी ये सिंगल लाइन है वो फेज बाउंड्री को डिपेंड कर रही है, मतलब एक को हम दूसरे में डिप करते हैं। Zn सॉलिड फॉर्म में था, आयन कौन से में होते हैं, Zn2 पॉजिटिव यानी एक्वस फॉर्म में आते हैं। फिर डबल लाइन कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में होता है। फिर सिंगल लाइन कॉपर फेज बाउंड्री बोलता है। यहाँ पर ये देखो रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रखा है, एक एक जो लाइन है वो फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है और डबल लाइन जो है वो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट रिएक्टेंट रेड्यूस्ड फॉर्म में, रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जिंक जो रिड्यूस्ड होता है और जो क्या कहते हैं Zn2 पॉजिटिव जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है। ये एनोड का ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है। और यहाँ पर रिएक्टेंट 2 जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो कौन सी है, Cu2 पॉजिटिव, और ये कौन सी रिड्यूस्ड फॉर्म, इसमें चेंज होता है कॉपर से। कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। जिंक से किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पे। जिंक ने ही लॉस किया, तो जो लॉस करता है उसका क्या होगा, रिड्यूस्ड हो गया, और जिसने किए वो किस में हो गया, ऑक्सीडाइज। ये हमारी इसकी और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, एनोड टू कैथोड। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी।